नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। जैसा कि अपन जान रहे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपन सेकंड पेपर अपन देख रहे थे और इसमें ये जो टॉपिक चल रहा है वो अपने पास न्यूक्लियर जो फिज़िक्स है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपने चेन रिएक्शन के बारे में मैंने कुछ बताया था, उसको अपन यहाँ पे और आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो चेन रिएक्शन है छात्रों, श्रृंखला अभिक्रिया, वो दो तरह से होती है। एक उसको अपन कहते हैं, एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी अपन कह सकते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन। ये वो चेन रिएक्शन होती है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जब विखंडन गुणन कारक जो फैक्टर है कि अगर उसका मान 1 है तो विखंडन के लिए 1 न्यूट्रॉन उपलब्ध होता है और विखंडन की दर जो है नियंत्रित रहती है। इस प्रकार की जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसको अपन नाभिकीय रिएक्टर के अंदर चलाते हैं। दूसरा जो केस है वो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें के का मान ग्रेटर देन 1 होता है और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी में विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉनों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है। तो छात्रों, ये तो आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन ही विखंडन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा विखंडन होगा और उस अवस्था के अंदर अपने को चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूस बढ़ती चली जाएगी और वो नियंत्रित नहीं रह पाती है। इस प्रकार की चेन रिएक्शन को अपन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं और छात्रों ये अपन एटम बम के अंदर इसको काम में लेते हैं। यहाँ अपन ये कह दें, सबसे पहले नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो कि नाभिकीय रिएक्टर है उसके बारे में अपन ये डिफाइन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत ही अच्छी भट्टी है जिससे कि अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, एक तो होता है ईंधन। ईंधन के रूप में अपन इस परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 की छड़ों को काम में लेते हैं जो कि एल्युमिनियम के पात्र में ग्रेफाइट या भारी पानी के बीच में रखी जाती है। इस यूरेनियम 235 पे अपन इसमें न्यूट्रॉनों की जो है मंदगामी न्यूट्रॉनों की इसमें बौछार कराते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियर भट्टी में जो डिस्कस कर सकते हैं अपन, उसको कह सकते हैं अपन मंदक मतलब मॉडरेटर। ये न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए इस मॉडरेटर को काम में लिया जाता है। चूँकि अपने जब विखंडन होता है तो विखंडन होने से अपने पास तीव्रगामी न्यूट्रॉन अपने को प्राप्त होते हैं और अपन को पता है कि तीव्रगामी न्यूट्रॉन जो है उनकी जो एनर्जी है वो करीब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यूरेनियम 235 को विखंडन करने के लिए कम एनर्जी के न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी इनकी होनी चाहिए करीब 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी कम एनर्जी को करने के लिए हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी पानी का उपयोग करते हैं कि जब भी न्यूट्रॉन इसमें से होकर गुजरते हैं तो उनकी एनर्जी और उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है और उनको अपनी रिक्वायर्ड जो एनर्जी है उस एनर्जी तक उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है, और फिर उनको अपन विखंडन में काम में लेते हैं। हम ये इसकी जगह मतलब भारी पानी या ग्रेफाइट की जगह हम बेरिलियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं काम में और एक्चुअली में सामान्य जल को भी अपन छात्रों काम में ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है परमाणु भट्टी में उसको कहते हैं अपन नियंत्रित छड़ें, कंट्रोल रोड्स। क्योंकि विखंडन की अभिक्रिया जब चालू होती है तो चालू होने के दौरान इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल छात्रों नहीं करेंगे तो एक भयानक विस्फोट वहाँ इस भट्टी में हो सकता है जो कि विनाशकारी है। इसलिए अपन इसमें रिएक्टर के अंदर या नाभिकीय भट्टी के अंदर विस्फोट ना हो, इसके लिए हम कैडमियम छड़ या बोरोन की छड़ों को काम में लाते हैं और कैडमियम बोरोन की छड़ें ये ईंधन जो लगाया गया है इसके बीच में अपन इस तरह की व्यवस्था रहती है कि जब चाहे अपन कैडमियम की छड़ों को अंदर डाल सकें और जब चाहे बाहर निकाल सकें। जैसे ही कैडमियम छड़ों को हम न्यूक्लियर भट्टी में अंदर डालते हैं, जो भी न्यूट्रॉन इसमें उत्पन्न हो रहे हैं इनको ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और एब्जॉर्ब करके उनके न्यूट्रॉनों की संख्या को कम कर देती है, जिससे विखंडन आगे चलना धीमी गति हो जाता है या रुकना चालू हो जाता है। तो ये नियंत्रित छड़ें कैडमियम की इस तरह का काम करती हैं। चौथा जो पार्ट है वो परमाणु भट्टी में छात्रों वो शीतलक है, जिसको कि अपन कूलेंट के नाम से जानते हैं। कई लाख डिग्री सेल्सियस का ताप इसमें उत्पन्न होता है।
किस में? परमाणु भट्टी में। अब इस परमाणु भट्टी में ये जो हाई टेम्परेचर उत्पन्न हुआ, इस हाई टेम्परेचर से अपन जो शीतल जल है वो शीतल, चूँकि इस टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो CO2 He या जल जो है या द्रव सोडियम जो है वो उसकी नलियाँ रहती हैं जो इनके चारों तरफ चलती रहती हैं, और उन नलियाँ जो है इसकी जो टेम्परेचर है, इसकी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं जो उत्पन्न हो रही है, और उस उत्पन्न होने वाली हीट से वो भाप में बदल जाती हैं, और जो भाप है वो भाप आगे जाके उससे अपन टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन चला के अपन इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत अपन प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा जो पार्ट है यहाँ, जिसको अपन परिरक्षक या शील्ड कहते हैं, ये परिरक्षक शील्ड 8 फीट मोटी कंक्रीट की एक तरह से चारों तरफ दीवार रहती है, और उसके बीच में वो एटॉमिक भट्टी या परमाणु भट्टी रखी रहती है। क्योंकि जब भी कोई विखंडन होता है तो छात्रों अपने को पता है, विखंडन होने के दौरान बहुत सारे रेडिएशंस जो कि शरीर के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं, वो भी उत्पन्न होने लगते हैं। उन रेडिएशन से बचने के लिए चारों तरफ ये परिरक्षक या शील्ड बनाई जाती है, जिससे जो तीव्र ऊर्जा वाली रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं वो इस कंक्रीट को भेद के अपने तक नहीं आ सकें, और बाहर काम करने वाले व्यक्ति या समुदाय जो है वो सुरक्षित रह सके। तो इसकी कार्यविधि भी मैंने जैसे साथ के साथ बताई है कि यूरेनियम 235 श्रृंखला विक्रिया को लगातार चलाने के लिए यूरेनियम ईंधन का आकार इसके क्रांतिक आकार से भी अधिक होना चाहिए, तभी ये विखंडन प्रोसेस जो है चालू रहेगा। इसका एक रेखांकित चित्र मैंने यह बताया है। अंदर देखो आप, यूरेनियम छड़ें रखी हैं, और बीच बीच में कैडमियम की छड़ें हैं, और चारों तरफ मोटी ईंट की कंक्रीट की दीवार है जिसको परिरक्षक कहते हैं, और एक तरफ से शीतलक द्रव अंदर जा रहा है और वहाँ से दूसरी तरफ से भाप बन के बाहर निकल रहा है। एक्चुअली में इसका जो वास्तविक चित्र है, ये तो वो तो रेखांकित था, उस वास्तविक चित्र को यहाँ इसमें और बता सकते हैं अपन छात्रों, जहाँ रिएक्टर, परिरक्षक, पंप, शीतलक जल, वाष्प और नियंत्रक छड़ें, ईंधन, दाब उत्पन्न करने वाला यंत्र, और सबसे अच्छा जो वाष्प टरबाइन, जिससे कि चला के विद्युत जनित्र जुड़ा जाता है, उससे अपन को इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और उसको अपन आगे सप्लाई कर सकते हैं। कोटा के अंदर, कोटा में जैसे ये लगा हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर भी लगा हुआ है, और इसके बारे में अपन बता सकते हैं। अब बात ये रहती है बच्चों कि जो रिएक्टर है, एक तो ये रिएक्टर अपने को सीधा सा अपने को पता है कि विद्युत को उत्पन्न करने के काम में लेते हैं, लेकिन आजकल दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में, इन रिएक्टरों को कई अन्य कार्यविधियों में भी काम में लाया जाता है। तो उन कार्यविधियों में काम में लेने के लिए अलग अलग तरह के रिएक्टरों को उपयोग किया जाता है। इसलिए नेक्स्ट में मैं यहाँ इसको क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स बता रहा हूँ आपको, कि रिएक्टरों का वर्गीकरण में रिएक्टरों को जैसे नाभिकीय ईंधन या मंदक या मिश्रण के आधार पर 2 तरह का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो कहलाता है समांगी रिएक्टर और एक कहलाता है विषमांगी रिएक्टर। विखंडन करने वाले न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर रिएक्टरों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है ऊष्मीय रिएक्टर, एक कहलाता है माध्यमिक रिएक्टर, तीसरा कहलाता है तीव्रगामी रिएक्टर। अब किस रिएक्टर को किस कार्य में लगाना है, उसके निष्पादन के आधार पर भी रिएक्टरों को बांटा गया है। एक कहलाता है अनुसंधान रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर, जो रिसर्च कर रहे हैं छात्र छात्राएँ, उनके लिए ये अनुसंधान रिएक्टर बनाया जाता है। एक कहलाता है ग्रेफाइट अनुसंधान रिएक्टर के अंदर भी जो है इसकी भी वैरायटी है कि अब अनुसंधान रिएक्टर कई तरह के होते हैं। एक ग्रेफाइट मंदित अनुसंधान रिएक्टर, जल बॉयलर रिएक्टर, तरलताल रिएक्टर, हल्का पानी मंदित रिएक्टर, भारी पानी मंदित रिएक्टर। मतलब जो चीज़ रिएक्टरों के अंदर काम में लाई जा रही है उसके आधार पर इनका नामकरण है। दूसरा प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर भी होता है जो कि प्लूटोनियम पैदा करता है। तीसरा शक्ति उत्पादक रिएक्टर जो कि पावर स्टेशंस को कहते हैं, और ये भी दाबीय जल रिएक्टर, खोलता जल रिएक्टर, अकार्बनिक मंदित रिएक्टर, शीतलक गैस रिएक्टर, द्रव ईंधन रिएक्टर और तीव्रगामी रिएक्टर के रूप में बता सकते हैं। एक कहलाता है प्रजनक रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर में विषमांगी रिएक्टर होता है, ऊष्मीय रिएक्टर है ना, विषमांगी रिएक्टर, और इस प्रकार के जो रिएक्टर में ईंधन को प्लेट या खोखले बेलन में रखकर या छड़ के रूप में बनाकर इनका जालक बनाते हैं और फिर मंदक में रखते हैं। अधिकांश रिएक्टर विषमांगी रिएक्टर के रूप में कहलाते हैं। एक कहलाता है ऊष्मीय रिएक्टर जिसमें नाभिकीय ईंधन का विखंडन न्यून ऊर्जा, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के समतुल्य ऊर्जा
जिसका मान 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये न्यूट्रॉनों की ऊर्जा है, उनको काम में लाया जाता है। माध्यमिक रिएक्टर में विखंडन लगभग 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा को वाले न्यूट्रॉनों को काम में लेते हैं। तीव्रगामी में तो आपको पता ही है कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक जिनकी ऊर्जा होती है और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा होती है, उनको काम में लेते हैं। तो इस तरह से अनुसंधान रिएक्टर और ये सारे रिएक्टर बताए हैं। इसी तरह से जल बॉयलर रिएक्टर है और तरनताल रिएक्टर है, जो कि टॉम्बे में स्थित है, जिसको कि अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ये हल्का पानी मंदिर रिएक्टर है, जो 1952 में MTR नामक एक हल्का पानी मंदिर रिएक्टर बनाया गया था। एक भारी पानी रिएक्टर है, जिसका नाम चिकागो पाइल 3 रखा गया है, 1994 में भारी पानी मंदक के रूप में लाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिएक्टर्स हैं, इनको काम में ले हैं। इसी तरह प्लूटोनियम उत्पादन में तो ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताई है यहाँ पे, कि अपने को इस यूरेनियम 238 पे जब न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो प्लूटोनियम 239 मिलता है। तो इस तरह के रिएक्टर को प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर कहते हैं। प्रचुर मात्रा में प्लूटोनियम अगर प्राप्त करना है तो इस तरह के रिएक्टर को अपन काम में ले सकते हैं। शक्ति उत्पादन रिएक्टर में विखंडन ऊर्जा ऊष्मा के रूप में काम करती है। तो ये डिफरेंट तरह के जो रिएक्टर है छात्रों, ये थ्योरेटिकल है, इसको मैंने यहाँ डिफाइन करके बताने की कोशिश की है। तो इस तरह की रिएक्टर्स अपन चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में बहुत सारे रिएक्टर्स को बनाने की कोशिश जारी है। ये सारी चीज़ें थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के संबंध में, जो कि नाभिकीय रिएक्टर के बारे में क्वेश्चंस करीब करीब 1 साल छोड़ के 1 साल आता रहता है। 3-2.5-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। दूसरी जो चेन रिएक्शन वो अभिक्रिया है, जिसको अपन बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इसके एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था कि एटम बम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस एटम बम के अंदर अगर आप देखो यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 नाभिकीय ईंधन को काम में लेते हैं, और अपन जानते हैं इसके अंदर के का मान जो है >1 होता है। अब इसके अंदर परमाणु बम को अपन डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने एक जो डायग्राम बताया है 4.12 आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर न्यूट्रॉन सोर्स है सेंटर में, और चारों तरफ छोटे छोटे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के मास के टुकड़े रखे हुए हैं। ये इंडिविजुअल जो इनका द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से कम है पहले, और एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं। चूँकि जब भी क्रांतिक द्रव्यमान से कम है तो अगर न्यूट्रॉन मिल भी जाते हैं इनको, तो विखंडन अभिक्रिया चालू नहीं हो सकती है, ये अपन बात जानते हैं। तो एक हल्का सा विस्फोट इसके अंदर करते हैं, और हल्का सा पहले विस्फोट करते हैं, और जो न्यूट्रॉन सोर्स से न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं, ये न्यूट्रॉन जो कि एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यूरेनियम 235 से एब्जॉर्ब होते हैं ये, या उससे टकराते हैं, वो उत्तेजित होकर विखंडित होता है। क्योंकि जब छोटा सा विस्फोट होने से ये जो 4 टुकड़े हैं, ये इनके बीच की जो सेपरेशन की दीवार होती है वो टूट जाती है, और आपस में मिलकर एक ये बड़ा यूरेनियम 235 का द्रव्यमान बना लेते हैं, जो कि क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। इस वजह से इसमें जब एक बार विखंडन अभिक्रिया चालू हो जाती है तो यहाँ कोई नियंत्रित करने के लिए नहीं लगा रखा है अपन ने, और ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि हर विखंडन अभिक्रिया में अगली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या पहले वाली पीढ़ी से बढ़ती जाती है, और इस तरह से हर विखंडन में बहुत सारी एनर्जी, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। तो हर विखंडन में जब इतनी एनर्जी मिल रही है तो बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, और इस तरह से ये अभिक्रिया अनियंत्रित होती चली जाती है। एक इसको भाई कितनी एनर्जी मिलती है, इसको समझाने के लिए कुछ कैलकुलेशन ये अपन ने की है कि अपन जानते हैं कि 1 किलोग्राम में यूरेनियम नाभिकों की जो संख्या होती है उसका मान निकाला है। इससे विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, चूँकि एक विखंडन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, ऊपर वाले 2.56 10 की पावर 4 इन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको लिख के एनर्जी निकाली है, और इसको अपन ने कन्वर्ट किया है कि कितने टाइम में उत्पन्न होगी, 1.06 10 की पावर -6 सेकेंड में। और इसको अगर पूरी कैलकुलेशन करें तो अपन ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के संपूर्ण रूप से विखंडन द्वारा 1.06 माइक्रोसेकेंड में 8.3 इंटू 10⁻13 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, और इससे क्षण भर में लगभग 10 की पावर 7 डिग्री ताप, 10 की पावर 5 मूल्य दाप उत्पन्न हो जाता है। 10 की पावर 7 डिग्री कितना हाई टेम्परेचर है। ये लगभग इसी तरह से है जैसे
20,000 TNT विस्फोटक अगर पदार्थ काम में लें अपन, जिससे उतनी एनर्जी उत्पन्न होती है, टेम्परेचर या हीट उत्पन्न होती है, इतने ये 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न हो जाती है और ये बड़ा विनाशकारी होता है। अमेरिका ने सबसे पहले जो है इसको काम में लाया था 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे, उनमें इन्होंने परमाणु बम डाला था, जिससे दोनों शहर सदियों तक नष्ट हो गए थे और अभी तक भी उनके अंदर कई बीमारियां अभी तक भी प्रचलित हैं। इसके बाद सन 18 मई 1974 को राजस्थान ने भी पोखरण नामक स्थान पर प्लूटोनियम 239 नाभिक ईंधन से बना भूमिगत विस्फोट किया था। उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके अवस्था में इसको विस्फोट किया गया और इसके विस्फोट के पश्चात फिर 13 मई 1998 को भारत ने कुल 5 परमाणु और विस्फोट किए हैं और इस पर रिसर्च बच्चों लगातार जारी है। इस तरह से अपन ने देखा है कि परमाणु बम अब इंडिया के पास भी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, जिसमें अपन ने परमाणु बम में यूरेनियम का द्रव्यमान निकाला गया है, जिसका मान 1.54 किलोग्राम है और 30,000 टन TNT में इसको किलोग्राम में बदल के इसकी कैलकुलेशन की है। तो इसको भी आप यहाँ देख सकते हो। इस तरह से अपन ये देखते हैं कि ये जो अपने पास एटॉमिक बम है, इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो श्रृंखला विक्रिया है वो नियंत्रित भी होती है और अनियंत्रित भी होती है, दोनों तरीके अपन बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको नई चीज़ बताएंगे।